हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का जो रिमेनिंग पार्ट है, ये क्लास 6 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका। स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है, डाइवर्स होने के क्या रीजंस हैं। अब हम लोग इंडिया के 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, केरला एंड लद्दाख। कि किस तरीके से जो वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जिस तरीके की वहाँ की हिस्ट्री रही है, उसकी वजह से ये दोनों जो प्लेसेस हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड पे, पूर्वी साइड पे एक डेजर्ट है लद्दाख। डेजर्ट वो वाला डेजर्ट नहीं जिसको आप रेगिस्तान बोलते हैं, ये कोल्ड डेजर्ट है। इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि बारिश डेजर्ट की तरह ही कम होती है, लेकिन ये बहुत ठंडे होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड विद स्नो फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर, कोई भी खेती करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा, जैसा मैंने कहा, बर्फ़ जमी रहती है और जो रेन है वो बिल्कुल, बारिश जो है वो ना के बराबर होती है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। इस रीजन में बहुत कम पेड़ है जो उग पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। समर्स में, गर्मियों में जो बर्फ़ पिघलती है, उससे जो पानी निकलता है उसी पर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। वो पिघलेगा तो वो पीते हैं और उसी को स्टोर करके रखते हैं विंटर्स के लिए। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ और बकरियाँ पालते हैं। द गोट्स इन द रीजन आर स्पेशल। इस रीजन की, इस क्षेत्र की जो गोट है, जो बकरियां हैं, वो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। पश्मीना वूल के बारे में आपने पिछली क्लास में 5th में भी पढ़ा था। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्की वूल होती है जिसमें लगभग 4 स्वेटर्स जितना जो है वार्मथ, गर्मी होती है। दिस वूल इज़ प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और ये बहुत महंगी भी आती है, ये जो वूल है, इनके प्राइस और जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द गोट्स। ये जो लोग हैं बड़ी अच्छे से वुल कलेक्ट करते हैं गोट से एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। ये सब आप जानते हैं। और ट्रेडर्स जो है, व्यापारी जो है कश्मीर के, वहाँ पर इसको बेचते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, कश्मीर में ये जो शॉल्स हैं उनको बनाया जाता है, वुल जो प्रोड्यूस की जाती है वो लद्दाख में की जाती है। ओके, पश्मीना शॉल आर चीफली वुवन इन कश्मीर। ज़्यादातर ये कश्मीर में ही वीव किए जाते हैं, बुने जाते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क। लोग जो है वो मीट और मिल्क पर ज़्यादा डिपेंडेंट है खाने के लिए। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। मिल्क क्योंकि उनके पास शीप और गोट्स हैं इसीलिए, और उन्हीं से उनको मीट भी मिल जाता है। कोई फसल क्योंकि होती नहीं है तो इसलिए मेन खाना वही है उनका। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड डीजोस। डीजोस क्या होती है? याक और काऊ की एक हाइब्रिड है जो याक जैसी दिखती है लेकिन गाय होती है, उनसे दूध मिलता है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। क्योंकि ये डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ट्रेडर्स नहीं आते, व्यापारी नहीं आते। इट वॉज कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज़ मैनी पासिस थ्रू। इसमें बहुत सारे ट्रेड के रूट्स हैं, बहुत सारे जो रास्ते हैं जिनसे लोग एक से दूसरे रीजन में जाते हैं। थ्रू विच कारवांस ट्रैवल टू विच व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। जिसमें बहुत सारे कारवां, जिसे आप काफिले कहते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो मिलके एक से दूसरी जगह जाते हैं, वो सेंट्रल एशिया में जाते थे, जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। ओके, दीज कारवांस कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। ये अपने साथ साथ मसाले, रॉ सिल्क, कच्चा रेशम, दरियाँ और ये सब चीज़ें लेके अपने साथ चलते थे, एक से दूसरी जगह पहुंचाते थे इन्हीं रास्तों की तरह। मतलब कि लद्दाख जो है वो ट्रेडर्स को, व्यापारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था क्योंकि यहाँ पर रास्ते थे एक से दूसरी जगह जाने के लिए। अब यहाँ के थोड़े रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, धर्म के बारे में। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। जो तिब्बत में आप जाते हैं, जानते हैं कि बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं। बुद्धिज़्म वहाँ पर तिब्बत तक लद्दाख के रास्ते ही पहुँचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को भी छोटा तिब्बत ही कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। इस्लाम यहाँ पर लगभग 400 साल से पहले इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहली बार आया था। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर।
और लद्दाख में काफ़ी मुस्लिम्स भी रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। यहाँ पे बहुत ही एक रिच ट्रेडिशन है यहाँ का। यहाँ के जो सॉन्ग्स और पोएम्स हैं, जो कि लोकगीत हैं यहाँ के, वो बहुत फेमस है। लोकल वर्जन्स ऑफ तिबेतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। तिब्बत के जो नेशनल एपिक है, एक ग्रंथ है तिब्बत का जिसे केसर सागा कहा जाता है, ये लद्दाख में बहुत फेमस है। और लद्दाख में आप जानते हैं बुद्धिस्ट भी रहते हैं और मुस्लिम्स भी रहते हैं, तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स दोनों ही इसको गाते हैं और परफॉर्म करते हैं केसर सागा को। ओके, ये आपने पढ़ा लद्दाख के बारे में, कैसा वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट की वजह से लोगों का खान पान क्या है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करते हैं और क्या वहाँ किस तरीके से रिलीजन वहाँ पर कौन से हैं और कैसे वो आए। अब हम पढ़ते हैं केरला के बारे में। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। आप जानते हैं साउथ वेस्ट यहाँ पर है केरला। इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन दी अदर। केरला के एक साइड सी है, समुद्र है, और दूसरी साइड पहाड़ियाँ हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव एंड कार्डेमम आर ग्रोन ऑन द हिल्स। बहुत सारे मसाले, इनफैक्ट केरला को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग और इलायची। यहाँ पर आपको दिया पेपर, काली मिर्च, क्लोव, लौंग, कार्डेमम, इलायची यहाँ पर होती है यहाँ की पहाड़ियों पर। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और स्पाइसेस की वजह से ही ट्रेडर्स जो हैं, व्यापारी यहाँ पर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं। जैसे हमने देखा कि लद्दाख में ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पर हिल्स के बीच से रास्ते हैं सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, तिब्बत में जाने के लिए। ज्विश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। सबसे पहले यहाँ पर ज्विश, यहूदी जिसे हिंदी में कहते हैं, और अरब जो ट्रेडर्स हैं, अरब के जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पर आए थे। दी एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जो एपोस्टल थे, जो उनके धर्म को बढ़ावा देने वाले थे, धर्मदूत जो थे, जिनका नाम सेंट थॉमस है, इज़ बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के जो धर्म के प्रचारक थे सेंट थॉमस, वो आए थे केरला में। एंड हियर ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और उन्हीं को ही क्रेडिट जाता है इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लाने का। इंडिया में क्रिश्चियंस भी हैं और आप देखेंगे साउथ इंडिया में, केरला में बहुत ज़्यादा है, तो वही वो धर्म उन्होंने वहाँ पे आके वो रिलीजन जो है उस रीजन में इंट्रोड्यूस कराया था। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी है, वो भी यहाँ आए, वही सेटल हो गए। जैसे आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा। इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो रोट अ ट्रैवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स। इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे जो कि लगभग 700 साल पहले आए थे। उन्होंने अपना एक ट्रैवलॉग लिखा है। ट्रैवलॉग यात्रा वृतांत बोलते हैं, आपने लास्ट क्लास में हिंदी में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे क्या क्या आपने देखा, कहाँ पर आप गए, वो सब लिखते हैं, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बताया है कि मुस्लिम्स की लाइफ यहाँ पर कैसी थी। एंड सेज दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और बताया कि मुस्लिम्स जो थे वो एक बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत इज्जतदार जो है कम्युनिटी थी, समुदाय था। The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। यहाँ पर आपको पूरा बताया हुआ है कि केरला में किस तरीके से ट्रेडर्स अट्रैक्ट हुए, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आए। पोर्चुगीज़, पुर्तगाल से भी लोग यहाँ पर आए थे। आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। उन्होंने यूरोप से इंडिया का रास्ता ढूंढा था थ्रू शिप के उससे, वो मतलब पानी के रास्ते से आए थे। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि हिस्ट्री में इतना कुछ हुआ इन सभी के इन्फ्लुएंसेस से, इन सभी की वजह से पीपल इन केरला प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन्स। केरला में लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, सच एज जुडाइज्म जो कि ज्वेश लेके आए थे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। ये सभी धर्म जो है वहाँ पर माने जाते हैं, लोग इन धर्मों के हैं केरला में। हमने देखा कि लद्दाख में 2 ही हैं, मुस्लिम्स एंड द अदर वन इज़ बुद्धिज़्म। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट। यहाँ पर जो फिशिंग नेट यूज़ किया जाता है वो बिल्कुल चाइना के फिशिंग नेट की जैसा है। एंड आर ऑल्सो कोल्ड चीना वाला, और इसलिए इसको चीना वाला भी कहते हैं, चीन वाला एक तरीके से। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। यहाँ पर जो फ्राइंग के लिए जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं उन्हें भी चीना चट्टी कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ये जो चीन शब्द है ये चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस। यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, जैसे कि लद्दाख में नहीं था।
फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी है, उपजाऊ शक्ति बहुत अच्छी है, फसल बहुत अच्छी होती है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, सी है तो एवरेज क्लाइमेट रहता है, बहुत ठंड या गर्मी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर राइस बहुत अच्छा होता है। एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि सी पास में है इसलिए फिश, वेजिटेबल्स उगती है, वेजिटेबल्स और राइस जो है यहाँ के लोग खाते हैं। और एक यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, बोट रेस जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल का केरला में। देखिए केरला में ओनम फेस्टिवल जो होता है सभी लोग बोट पे बैठ के जो है एक रेस करते हैं। चलिए दोनों हमने रीजन्स के बारे में पढ़ा, होपफुली आपको समझ में आया होगा और आपने देखा होगा किस तरीके से कौन से रिलीजन्स प्रैक्टिस किए जाएंगे, लोग कैसे अपनी लिविंग को अर्न करेंगे, ये सभी चीज़ें बहुत सारे जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल रीजन्स पर डिपेंड करती हैं। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स, जोग्राफिकल फीचर्स दोनों के बिल्कुल अलग है। एक जगह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक जगह का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एक जगह बिल्कुल फर्टिलिटी नहीं है, कुछ आप उगा नहीं सकते, पेड़ नहीं होते, एक जगह का बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोकोनट ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जोग्राफिकल फीचर्स बहुत अलग है। हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स, हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोग जो है वहाँ पर जो जिस तरीके से लोगों ने स्प्रेड किया तिब्बत में धर्म, वो अलग है। और यहाँ के लोग यहाँ पर केरला में ट्रेडर्स को काफ़ी अट्रैक्ट किया जो दूसरी कंट्रीज से आए थे इस जगह ने। हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स, दोनों ही जगह पे चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स ने दोनों को इन्फ्लुएंस किया, ये एक सिमिलैरिटी भी है। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस, क्योंकि वहाँ का जोग्राफी ऐसी है, हिल्स हैं, समुद्र भी है, क्लाइमेट भी अच्छा रहता है कि वहाँ पर स्पाइसेस बहुत होते हैं, मसाले होते हैं। एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वुल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू द रीजन, और वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर वुल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठंड बहुत होती है क्योंकि, तो जो गोट्स हैं उनकी स्किन के ऊपर एक स्पेशल ही तरीके की जो फर है वो आता है। Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. एक रीजन की कल्चरल लाइफ कैसी होगी, लोग कैसे जिएंगे, वो वहाँ की जोग्राफी कैसी है, एनवायरमेंट कैसा है और हिस्ट्री क्या रही है उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, कल्चर अलग है इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा, सिर्फ यही रीजन नहीं होता। आर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in। ये तो है ही, आजकल लोग एक से दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, इनफैक्ट बच्चे भी आपने देखा होगा हॉस्टल्स में चले जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, फिर जॉब के लिए चले जाते हैं। तो आप जब एक से दूसरी जगह जाते हैं तब भी नए ट्रेडिशन सीखते हैं, कुछ अपना उसमें ऐड करते हैं, एक नया ही ट्रेडिशन निकल के आता है। तो ये भी एक रीज़न है डाइवर्सिटी होने का इंडिया में। सिमिलरली इन आर ओन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, आपके पड़ोस में भी आप कुछ अलग कम्युनिटी के लोगों से बड़े जुड़ के रहते हैं। आर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर, हमारी डेली लाइफ उसी बारे में है जो आप चीज़ें रोज़ करते हैं। एंड हेयर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, लोग अपने कस्टम्स अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताते हैं, कुछ आपको अच्छा लगता है आप भी उनको मान लेते हैं। ओके, तो इसी तरीके से डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो है, अनेकता है, अलग अलग तरीके से लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी यूनिटी है, फिर भी यूनाइटेड है, एकता है सभी में ही। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो ऐसा नहीं कि हमारे लिए ख़राब है, हम हमेशा उसको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज दैम। वुमेन हो चाहे मेन हो, कोई भी जेंडर के लोग हो, किसी भी रीजन के हो, किसी भी रीजनल बैकग्राउंड के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, अलग अलग कल्चर के लोग सभी साथ में आके अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़े थे। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं यूनिटी है। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, आंदोलन जो था हमारा स्वतंत्रता के लिए, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड के थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, उन्होंने सबने एक साथ काम किया, क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, सभी का एक जॉइंट एक्शन था। दे वेंट टू जेल टुगेदर, साथ में वो जेल गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और अलग अलग तरीके सभी ने दिए ब्रिटिशर्स को अपोज करने के। इंटरेस्टिंगली, और इंटरेस्टिंग बात ये है, द ब्रिटिशर्स थॉट दे वुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, उन्हें ये लगा कि भारत के लोगों को वो डिवाइड कर देंगे, उनमें फूट डाल देंगे क्योंकि सभी इतने अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे। एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और ऐसे उनके ऊपर रूल करते रहेंगे।
डिवाइड एंड रूल, ये तो आप जानते ही हैं, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. लेकिन हमने दिखा दिया कि हम भले ही अलग हो, लेकिन बैटल जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसमें हम सभी एक ही है. डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड, ये आपके एक पोएम यहाँ पर दी हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे. ओके. दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेक्रे इन अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन द लार्ज ग्रुप ऑफ अनार्म्ड. ये आपने सुना भी होगा, जलियांवाला बाग मैसेक्रे जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि एक ब्रिटिश के जो जनरल डायर थे, उन्होंने ओपन फायर की थी अनआर्म्ड लोगों पर, जिनके पास कुछ हथियार भी नहीं थे. पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर. बहुत सारे लोग जो शांति से वहाँ पर बैठे थे, उनको वो मर गए, कुछ बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए. मेन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. इस घटना के बाद चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी लोग एक हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दीज ब्रेव पीपल. ये सॉन्ग जो है ये इनकी मेमोरी में गाया गया था. ओके, इसको आप रीड कर लीजिएगा. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder to our country's rich tradition of respect for diversity. जो उस टाइम पे सॉन्ग्स और सिम्बल्स उभर के आए जब हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो हमें लगातार ये याद दिलाते हैं कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो डाइवर्सिटी है, हम लोग उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं. अगर आप हमारा नेशनल एंथम भी देखेंगे, उसमें सभी कितनी डाइवर्स उसकी बात हुई है ना, अलग अलग जगहों की लैंग्वेज की, गुजरात, मराठा एंड ऑल, ये सब हम फिर भी एक हैं इन सब डाइवर्सिटी के बाद भी. तो उस टाइम पे पता लगा कि हम भले ही कितने डाइवर्स हो, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम सभी एक ही है. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? भारत का भारतीय झंडा जो है, तिरंगा, उसकी कहानी आप जानते हैं. इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर. हर जगह लोग जो हैं इसको ब्रिटिशर्स के प्रोटेस्ट के लिए यूज़ करते थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए. ये देखिए, ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस डे की स्पीच जो 1947 में दी थी, तब की पिक्चर है. ओके. इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru says that India's unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. जो एक जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया. आप जानते ही होंगे, आपकी बुक के कई बार लास्ट में भी इसका फोटो दी हुई होती है. उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो यूनिटी है, भारत की जो एकता है, ऐसा नहीं है कि किसी बाहर के लोगों ने उन्हें कहा कि तुम एक रहो इसलिए वो एक है. नहीं, वो लोगों के अंदर ही है, कहीं डीपर, बहुत अंदर. एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम्स वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज. सभी लोग एक दूसरे के धर्म हो, चाहे लैंग्वेज डिफरेंट हो, उनके प्रति टॉलरेंट है. एंड जो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं डाइवर्सिटी को, कि है तो ठीक है, हम अलग है, वो अलग है, और इनको एनकरेज भी करते हैं. ओके. इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नेहरू जी ने ही ये एक फ्रेज, एक वो दी थी कि हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, अनेकता में एकता, टू डिस्क्राइब द कंट्री. ये अपनी कंट्री को, अपने देश को डिस्क्राइब करने के लिए. इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया. एक और एक्सप्रेशन अगर आप यूनिटी का देखें तो वो हमारे राष्ट्रगान में है, जैसा मैंने कहा. इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देखिए आप दूसरी ही लाइन में देखेंगे, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग. तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जो भारत के उस टाइम पर जगह थी, रीजन, राज्य थे, पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मराठा है, आप बंगाल के है, उत्कल के है, द्रविड़ है ना, तो सभी लोगों का उसमें जिक्र किया गया है. और एक और चीज़ की, जब भी गाते हैं हम नेशनल एंथम, चाहे किसी भी धर्म का, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी लैंग्वेज, कहीं भी किसी भी रीजन का के लोग हो, सभी खड़े होते हैं एंड रिस्पेक्ट देते हैं नेशनल एंथम को एंड नेशनल फ्लैग को. सो इससे पता लगता है कि जो लोग हैं वो यूनाइटेड है, कहीं ना कहीं डीपर इन देयर हार्ट दे बिलीव इन यूनिटी. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका चैप्टर. होपफुली डाइवर्सिटी क्या है, क्यों है, किस तरीके से यूज़फुल है, ये आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग यूनाइटेड हैं. सो थैंक यू सो मच. बहुत जल्दी इस चैप्टर की क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी. वेट फॉर दैट टू कम.